नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ और बड़ी जानकारी सामने आ रही है राजधानी रायपुर से, जहां बता दें कि छत्तीसगढ़ में होगी स्थायी वित्त कार्य समूह की बड़ी बैठक। G20 के चौथे स्थायी वित्त कार्य समूह की बैठक होगी। सितंबर 2023 में होगी स्थायी वित्त कार्य समूह की बैठक और बैठक की तैयारियों को लेकर पीएम मोदी ने बैठक की है। ऑनलाइन मीटिंग में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। अतिथियों के विश्व स्तर की व्यवस्था के लिए यहां पर सीएम बघेल उन्हें आश्वस्त किया है। बता दें कि G20 के चौथे स्थायी वित्त कार्य समूह की बैठक छत्तीसगढ़ में सितंबर में हुई। बता दें कि 2023 में होनी है और इस बैठक की तैयारियों के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ऑनलाइन मीटिंग भी हुई। उन्होंने कहा है कि मैंने अतिथियों के लिए विश्व स्तर की व्यवस्था के लिए आश्वस्त किया है। इस मेजबानी के बहाने हमें दुनिया भर के अतिथियों के समक्ष छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति के अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए किए जा रहे कार्य व नवाचार को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में होगी स्थायी वित्त कार्य समूह की बैठक और इसी को लेकर के उन्होंने ट्वीट भी किया है। ट्वीट करके उन्होंने ये जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा है कि इस मेजबानी के बहाने दुनिया भर के अतिथियों के समक्ष प्रदेश की संस्कृति पेश करने का यहाँ पर प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। तो G20 के चौथे स्थायी वित्त कार्य समूह की बैठक छत्तीसगढ़ में सितंबर 2023 में होनी है और इस बैठक की तैयारी के संबंध में बैठक पीएम की अध्यक्षता में हुई। और ज्यादा जानकारी के साथ आपको बता दें कि संवाददाता वैभव शिव पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव का रुख कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। वैभव, G20 की बैठक होने जा रही है सितंबर 2023 में और इसको लेकर के अभी से ही तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही हैं। कल ही पीएम की अध्यक्षता में यहाँ पर मीटिंग हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए थे। क्या कुछ और जानकारी? देखिए, एक बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ को मिली है और छत्तीसगढ़ के पास अवसर है कि वो देश दुनिया को दिखा सके कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति कितनी समृद्ध है, यहाँ पे किस तरह से काम हो रहा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कितना मजबूत किया गया है और उसका एक मॉडल जो है छत्तीसगढ़ ने देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है, तो उसे दिखाने का एक अवसर रहेगा। तो एक महत्वपूर्ण जो है मेज़बानी के साथ छत्तीसगढ़ देश और दुनिया में उभर कर सामने आने वाला है। इसी की जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साझा करते हुए कहा कि ये हमारे लिए काफ़ी गौरवपूर्ण अवसर होगा और हम प्रधानमंत्री को ये पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं कि देश और दुनिया के जो राजनयिक आएंगे, यहाँ पे जो अधिकारी आएंगे, उन्हें उच्च स्तर की, विश्व स्तर की जो है व्यवस्था देंगे और उनके सामने छत्तीसगढ़ में जो काम किए जा रहे हैं उनकी जानकारी देंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है, इसलिए आदिम संस्कृति यहाँ पे है। छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित राज्य है, इसलिए चुनौतियाँ भी बहुत सारी है। तो इन सब के बीच में छत्तीसगढ़ काम किस तरह से कर रहा है और यहाँ पे संभावनाएं किस तरह से है, उसकी बानगी जो है सितंबर 2023 की इस बैठक में देखने को मिलेगी। तो एक बड़ी चुनौती भी है और बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन बहुत कुछ दिखाने का अवसर भी छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। ठीक है वैभव, बने रहिए, आगे भी लगातार अपडेट आपसे लेंगे। इस बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है रायपुर से, जहां बता दें कि 76% आरक्षण के विरोध में स्वर्ण वर्ग का अनशन यहां पर देखने को मिल रहा है। विरोध में अनशन की तैयारी में स्वर्ण वर्ग नजर आ रहे हैं। 16 दिसंबर को अनशन में बैठने की तैयारी यहाँ पर उनकी नजर आ रही है। 76% आरक्षण में संशोधन करने की मांग वो कर रहे हैं। 50% आरक्षण करने की मांग पर अनशन यहाँ पर उनका देखने को मिलेगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वैभव शिव पांडे हमारे साथ बने हैं। एक बार फिर से वैभव का रुख कर लेंगे। वैभव, 76% आरक्षण के विरोध में स्वर्ण वर्ग का अनशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है 16 दिसंबर से ये अनशन पर यहाँ पर बैठने की इनकी तैयारी नजर आ रही है। क्या जानकारी? देखिए, 2 दिसंबर को विशेष सत्र में छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो 76% तक है और इस व्यवस्था के साथ जो सामान्य वर्ग का एक तरीके से जो सीटें हैं, ये बाकी सारी चीज़ें हैं वो कम हो जा रही है। इसमें जो सवर्ण वर्ग में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनके लिए 4% आरक्षण की व्यवस्था की है। यही नाराज़गी का एक मुख्य कारण छत्तीसगढ़ में बन चुका है
क्योंकि केंद्र सरकार ने प्रावधान 10% का किया हुआ है और छत्तीसगढ़ सरकार ने उसे 4% कर दिया है आबादी के हिसाब से। लिहाजा इसे लेकर के कई जगहों पर नाराजगी देखी जा रही है, अलग अलग जिलों में बैठकें हो रही है और 16 दिसंबर को एक साझा रणनीति के साथ बड़े आंदोलन की तैयारी सवर्ण वर्ग के तरफ से किया जा रहा है, जिसमें आमरण अनशन की तैयारी की जा रही है। हालांकि ये अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है, लेकिन एक तैयारियों के हिसाब से कहा जाए तो 16 दिसंबर उन्होंने निर्धारित किया हुआ है। चूँकि 16 दिसंबर को छत्तीसगढ़ सरकार अपने 4 साल जो है पूरे करने जा रही है, इसलिए इस तारीख को चुना गया है। तो राजधानी रायपुर में धरना प्रदर्शन आंदोलन की तैयारी है। ये आंदोलन एक दिन का होगा या फिर ये सिलसिला आगे भी चलेगा, इसकी अभी रूपरेखा तैयार की जा रही है। लेकिन इस नाराजगी को दूर करने की कोशिश भी सरकार की तरफ से की जा रही है। बताया जा रहा है कि कुछ विधायकों और मंत्रियों को जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं उनसे बातचीत करने के लिए, उन्हें आश्वस्त करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए कहा गया है। देखिए आंदोलन हो पाएगा या नहीं, ये 16 दिसंबर को साफ हो पाएगा। ठीक है वैभव, बने रहिए, आगे भी लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इस बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है रायपुर से, जहां बता दें कि राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2023 की तैयारियां यहां पर देखने को मिल रही है। बता दें कि 12 और 14 जनवरी तक ये भव्य आयोजन होगा। इसमें 3500 से अधिक युवा महोत्सव में शामिल होंगे। साइंस कॉलेज मैदान में यह आयोजन होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ आपको बता दें कि संवाददाता वैभव शिव पांडे हमारे साथ बने। एक बार फिर से वैभव का रुख कर लेते हैं। वैभव, कहा जा रहा है साइंस कॉलेज मैदान में ये भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, आयोजन होने जा रहा है। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की तैयारियां तेज होती जा रही है। किस तरह की तैयारी वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, चूँकि बृहद स्तर में इसका आयोजन होता है और इस बार तो युवा उत्सव में जो कला और संस्कृति के साथ साथ लोक साहित्य का भी समावेश होगा। यानी छत्तीसगढ़ की जो लोक भाषाएं है, साहित्य है, उस पर जो काम हुआ है या काम हो रहा है उसको भी शामिल किया गया है। तो जो युवा कलाकार है, जो टीम है, जो प्रतिभागी है, छात्र छात्राएं, उनके साथ साथ जो छत्तीसगढ़ के साहित्यकार हैं वो भी शिरकत करने जा रहे हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी इस बार जो आयोजन समिति है उनको दी गई है। प्रदेश भर से जो युवा साथी और साहित्यकार जो जुटने वाले हैं, जिनकी संख्या 3500 के करीब है, उनके लिए वो व्यवस्था की जा रही है। और इस युवा महोत्सव को और ज़्यादा भव्य बनाने की भी कोशिश है, क्योंकि इसके बाद जो आयोजन होगा वो छत्तीसगढ़ सरकार के जो है पूरे 5 साल हो जाने के बाद होगा। तो ऐसे में इसे जो है एक बृहद रूप में, और छत्तीसगढ़ सरकार ने अब तक जो 4 साल में काम किया है खास तौर पे युवाओं के लिए, उसे भी प्रस्तुत करने की तैयारी है। तो इसकी एक जिम्मेदारी राजीव युवा मितान क्लब को भी दिया गया है, जो कि पंचायत स्तर पर गठित है। तो उनके माध्यम से भी बहुत सारी टीमें आएगी, तो उस लिहाज से तैयारियां की जा रही है। ठीक है वैभव, बने रहिए, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। इस बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है रायपुर से, जहां आईटीआई के गेस्ट प्रवक्ता का 12 दिसंबर से आंदोलन यहां पर देखने को मिलेगा। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर करेंगे आंदोलन। 5 दिनों का लेंगे सामूहिक अवकाश। नियमितीकरण, गेस्ट प्रवक्ताओं की कई मांग यहां पर नजर आ रही है। तो आईटीआई के गेस्ट प्रवक्ता का 12 दिसंबर से आंदोलन देखने को मिलने वाला है। बता दें कि 2 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। 5 दिनों का सामूहिक अवकाश यहां पर ये लेंगे, जिसके बाद नियमितीकरण, गेस्ट प्रवक्ताओं की यहां पर कई मांगे हैं, उसको लेकर के ये आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वैभव बने हुए हैं। एक बार फिर से वैभव का रुख कर लेते हैं। वैभव, कहा जा रहा है आईटीआई के गेस्ट प्रवक्ता का 12 दिसंबर से यहाँ पर आंदोलन शुरू होगा। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर ये आंदोलन करेंगे। कौन कौन से वो सूत्रीय मांगे हैं जिनको लेकर ये आंदोलन करने की तैयारी में नजर आ रहे हैं? क्या जानकारी, अपडेट? देखिए प्रमुख रूप से जो मांग है वो नियमितीकरण को लेकर के है, और दूसरा जो है वो स्थायीकरण का। अगर आप नियमितीकरण नहीं कर पा रहे हैं, नियमित तौर पर जो है आप कर्मचारी नहीं रख पा रहे हैं, तो स्थायी कर दीजिए, जिससे कि उनकी नौकरी जो है बची रहे, सुरक्षित रहे। क्योंकि होता यह है कि संविदा की जो नौकरियां होती है उसमें कभी भी जो है आपको बाहर कर दिया जाता है। तो इसकी गारंटी सरकार ले, ये मांग है। और ये मांग सिर्फ आईटीआई की तरफ से नहीं है, ऐसे बहुत सारे जो विभाग है जहाँ पे अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, उन सब की यही मांग है
अब अलग अलग स्तर पर जो है इसे लेकर के आंदोलन की शुरुआत हो रही है। इस कड़ी में 12 दिसंबर की तारीख तय किया है। आईटीआई के गेस्ट जो है लेक्चर है, प्रवक्ता है, उन्होंने, और 12 दिसंबर को वो एक दिवसीय आंदोलन पर जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद अगर एक दिन में कुछ नहीं बात बनी तो वो 5 दिनों तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे, जिसका ऐलान उन्होंने पहले से किया हुआ है। तो उससे पहले इनके आंदोलन से पहले बातचीत की कोशिश भी होगी, लेकिन बातचीत के जरिए अगर समाधान नहीं निकला तो 12 दिसंबर से ये सामूहिक अवकाश पर जा रहे हैं। यानी पूरा सप्ताह जो है एक तरीके से जो छत्तीसगढ़ के सरकारी आईटीआई है वो बंद रहेंगे, वहाँ पे पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित रहेगी। ठीक है वैभव, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर उपचुनाव के परिणाम पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने षड्यंत्र कर चुनाव जीता है। रमन सिंह ने यह बयान दिया। उनका यह कहना है कि सत्ता का दुरुपयोग, चरित्र हनन कर कांग्रेस ने यह उपचुनाव जीता है। तो ब्रह्मानंद नेताम पर लगे आरोप, सहानुभूति वोट से कांग्रेस जीत पाई। तो रमन सिंह के बयान पर कांग्रेस का भी पलटवार देखने को मिला। बता दें कि रमन सिंह उपचुनाव में हार स्वीकार करने का साहस दिखाए, कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। आगे उन्होंने कांग्रेस वालों ने ये कहा कि जीत को साजिश बताना जनता का अपमान करना है। जनता ने बीजेपी के दागी प्रत्याशी को नकारा है। जनता ने सीएम के लिए बोले गए अपशब्द के खिलाफ वोट किया है। कांग्रेस ने षड्यंत्र करके ब्रह्मानंद नेताम हमारे प्रत्याशी के खिलाफ 3 साल पुराने षड्यंत्र पूर्वक एक मामले पॉस्को एक्ट के अनुसार कार्रवाई करने का प्रोपेगेंडा भी किया, प्रचार भी किया, न्यायालय से उनको रिलीफ भी मिला। मगर ये कांग्रेस का षड्यंत्र था और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में पीछे रह गई। नोटा के वोटों का प्रतिशत जो उपचुनाव में देखा जाए तो तुलनात्मक रूप से बढ़ा है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं दोनों प्रत्याशी से संतुष्ट नहीं दिखे। जैसे 4 उपचुनाव में डॉक्टर रमन सिंह जी ने जनादेश को स्वीकार करते हुए अपनी हार मानी थी, वैसे ही भानु प्रतापपुर के भी जनादेश को उन्हें स्वीकार करना चाहिए। भानु प्रतापपुर के चुनाव परिणाम को कांग्रेस की षड्यंत्र बता के डॉक्टर रमन सिंह जी ने भानु प्रतापपुर के जनता का अपमान किया है। भानु प्रतापपुर की जनता ने वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारी प्रत्याशी के खिलाफ मतदान किया है। भानु प्रतापपुर की जनता ने कांग्रेस के 4 साल के विकास कार्यों पर मुहर लगाई है। भानु प्रतापपुर की जनता ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विश्वसनीयता पर मुहर लगाई है। भानु प्रतापपुर की जनता ने जो बस्तर में 15 साल तक रमन राज में शोषण चल रहा था उसके खिलाफ मतदान किया है। भानु प्रतापपुर की जनता ने डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा मुख्यमंत्री के संबंध में कहे गए अपशब्दों के खिलाफ मतदान किया है। डॉक्टर रमन सिंह जी को सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तो खबर रायपुर से, जहां पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमने कई राज्यों के चुनाव जीते हैं। मोहन मरकाम की तरफ से बयान दिया गया। आगे उन्होंने कहा कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में हमारी सरकार की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं को लेकर भानु प्रतापपुर की महाजनता के बीच हम लोग गए थे और भानु प्रतापपुर की जनता ने हमारी प्रत्याशी को भारी मतों से जिताया और हमारी 4 साल की सरकार की उपलब्धियों पे मुहर लगा दी है। इसका जीत का श्रेय वहाँ के कार्यकर्ताओं, वहाँ की जनता को देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी सरकार की नीतियों पे मुहर लगाई है तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक जीत है। भारतीय जनता पार्टी प्रोपोगंडा फैलाकर और फूट डालो राज करो की नीति वहाँ आदिवासी समाज को भड़काने का प्रयास किया, मगर उनके मंसूबे पर भी पानी फिरा और वहाँ की जनता जो विकास के एजेंडे पर मुहर लगाई है। तो छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर सियासत तेज हो चुकी है। जहां जहां करप्शन है वहां ईडी जाएगी। रमन सिंह इन्होंने ये बयान दिया है। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश में ईडी आईटी की टीम में आई नहीं, स्थायी रूप से बैठी है। ईडी और आईटी की कार्रवाई अभी भी शुरू हुई है। करप्शन में शामिल लोग बचेंगे नहीं। रमन सिंह के ईडी वाले बयान पर कांग्रेस का भी पलटवार देखा गया। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का बयान इस पर सामने आया। उन्होंने कहा कि चिटफंड घोटाले की सीबीआई ईडी से जांच की मांग करे। रमन सिंह को ईडी सीबीआई पर भरोसा तो नान घोटाले की जांच की मांग करे।
करप्शन है वहाँ वहाँ ईडी जाएगा, जहाँ गुड़ है वहीं मक्खी आएगी। तो यहाँ सबसे ज़्यादा करप्शन है, इसलिए आई है नहीं, स्थायी रूप से बैठी हुई है। अभी तो कार्रवाई शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए कोई बच नहीं पाएगा। ये जितने लोग अभी कंबल ओढ़ के बैठे हैं ना, जो करप्शन में उस कोयले की दलाली में जिनके हाथ और चेहरे रंगे हुए हैं, कोई बचेगा नहीं। डॉक्टर रमन सिंह जी को यदि ईडी और सीबीआई के कार्रवाई पे इतना ही भरोसा है तो छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला जो उनके सरकार के समय हुआ, नान घोटाला, जिसमें सीएम मैडम सहित तमाम लोगों की संलिप्तता है, उस नान घोटाला की ईडी से जांच की मांग का समर्थन क्यों नहीं करते हैं? यदि उनमें साहस है तो उनके सरकार के दौरान हुए चिटफंड घोटाले की ईडी की जांच का मांग का समर्थन क्यों नहीं करते हैं? डॉक्टर रमन सिंह सिर्फ राजनीति करने के लिए ईडी और सीबीआई की बातें करते हैं। खबर रायपुर से, जहां पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आरक्षण विधेयक को लेकर उन्होंने बयान दिया और कहा कि राज्यपाल ने सरकार को विधेयक पारित करने के लिए पत्र लिखा था। जनसंख्या के आधार पर सर्वे किया गया। सरकार ने विधेयक लाने से पहले विचार किया था। महामहिम की भी मंशा है साइन करने की। राज्यपाल महामहिम ने सरकार से को पत्र लिखा था कि आरक्षण विधेयक विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर पारित किया जाए, और हमारी सरकार ने उस पर तुरंत कार्यवाही करते हुए 1-2 तारीख को आरक्षण विधेयक जनसंख्या के अनुपात में हक और अधिकार देने का प्रयास किया, और विधानसभा में पारित होने के बाद महामहिम के पास, राज्यपाल महोदया के पास भेजा गया। तो हमारा एक ही कहना है कि महामहिम राज्यपाल पे उसमें साइन कर देना चाहिए ताकि यहाँ के बच्चों को उसका लाभ मिल सके। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।